टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी के नाम से भी जानते हैं। कभी सोचा है कि ये है क्या असल में? भाई हम ये सब जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये डीएनए से बाइंड करता है। डीएनए में जहाँ प्रमोटर होता है, खास तौर से प्रोटीन कोडिंग जीन्स में, जिसे हम टाट कहते हैं सीक्वेंस को, -30 के आसपास की कहानी है। तो ये उस सीक्वेंस को सेलेक्टिवली पहचान के बाइंड करता है और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन की बाकी मशीन को बुलाता है, आओ इस जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है। ऐसा ही कुछ रोल हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं। अब भाई इमेजिन करो कि तुम्हें ऋषिकेश जाना है दिल्ली से, और तुम दिल्ली के आईएसबीटी टर्मिनल पे पहुंच गए। तो वहाँ बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर ऋषिकेश ऋषिकेश लिखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग बस का जाने का टाइम अलग अलग है। तो तुम किसी भी बस में बैठ जाओगे और ऋषिकेश पहुंच जाओगे तभी का तभी। भाई बस तुम्हें नहीं पहुंचाने वाली, यकीन करो, पहुंचाएगा तो ड्राइवर। जब तक ड्राइवर बस की सीट पर आके बैठेगा नहीं, बस को स्टार्ट नहीं करेगा, स्टीयरिंग नहीं संभालेगा, ये बस ऑटोमेटिकली नहीं चलने वाली। हाँ, आगे चल कर के टेस्ला वालों ने या फिर गूगल वालों ने कोई ऐसी बस बना दी इसमें ड्राइवर जरूरत नहीं पड़ेगी, तब की बात अलग है, लेकिन तब भी एक सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो बेसिकली जो पहचानता है रास्ते को, जो ये जानता है कि कहाँ पर स्टॉप है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट है, ऐसे ही किसी इंसान को हम लोग ड्राइवर कहते हैं। अब तुम्हें याद होगा बैक्टीरिया में भी तो आरएनए पॉलीमरेज खुद प्रमोटर नहीं पहचानता, सिग्मा आके हेल्प करता है उसकी, वो है ड्राइवर की तरह काम करने वाला चीज़। तो ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी जो ट्रांसक्रिप्शन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, बी, ई, एच वगैरह हैं, ये सब आके बाइंड करते हैं। तो इनको शुरुआत में बाइंड कराने के लिए जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आता है, इसके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, और ये डीएनए में जहाँ टा सीक्वेंस होगी उसे पहचान करके वहाँ बाइंड करेगा। और जैसे हॉर्स के ऊपर सैडल होता है ना, घोड़े के ऊपर सैडल जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो कुछ ऐसी शेप ले लेता है डीएनए के ऊपर ये। और इसकी खास बात ये भी है कि जो जितने बाकी दूसरे प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के सीक्वेंस को पहचान करके बाइंड करते हैं, वो आमतौर पर मेजर ग्रुप की साइड से डीएनए पर बाइंड करता है, क्योंकि वहाँ से बेस दिख जाते हैं। अब ये भी सीक्वेंस पहचानता है टा को, लेकिन फिर भी ये माइनर वाली साइड से आके बाइंड करता है और डीएनए को मोड़ देता है लगभग 80 डिग्री के आसपास। इस मुड़ने से क्या होता है, डीएनए के स्ट्रेस डेवलप होता है, डीएनए के बेस पैर खुल जाते हैं, और अब यहाँ जगह क्रिएट हो गई है, और साथ में पहचान में भी आ जाएगा कि जहाँ मुड़ा हुआ डीएनए सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहीं आके बाइंड कर लो भाई। तो बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ के बाइंड करना शुरू कर देंगे और उस खुले हुए डीएनए में फिट हो जाएंगे। इस तरीके से एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा बनना। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच आया, जो कि हेलिकेस के फंक्शन में दिखाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज भी आ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देगा। ये कहानी है आपकी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए, और ये मैसेंजर आरएनए जैसे प्रोटीन्स बनाते हैं और भी माई आरएनए बनाते हैं। अब ये जो डाटा है टीबीपी का, तो ये बात तो तुम्हें क्लियर होगी ना कि टीबीपी के बिना आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं पहचानता, और टीबीपी केवल टा सीक्वेंस को पहचानता है, TATAA, और ये सीक्वेंस केवल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के प्रमोटर में पाई जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम एक क्वेश्चन पर ट्राई भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन CSI या नेट का ही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया हुआ है, इन अ स्टडी रिसर्चर रिप्लेस द नेचुरल प्रमोटर ऑफ अ जीन विद अ सिंथेटिक प्रमोटर दैट कंटेन अ पॉइंट म्यूटेशन इन द टाटा बॉक्स दैट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो एक किसी जीन में कोई एक जीन होगी, उस जीन के प्रमोटर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, इसको हटा के एक सिंथेटिक प्रमोटर लगा दिया। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाटा सीक्वेंस में इन्होंने म्यूटेशन कोज कर रखा है कि अगर टीबीपी आके बाइंड करना चाहेगा तो यहाँ बाइंड नहीं कर सकता। द फॉलोइंग आउटकम्स वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन। अब क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक मैसेंजर आरएनए विल बी जनरेटेड विद एन अल्टरनेटिव रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1 इंस्टेड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बना लेगा, 2 नहीं बनाने का आरएनए को, और वो भी मैसेंजर आरएनए को। ट्रांसक्रिप्शन में अकर विद रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा लेकिन रिड्यूस होगा। ट्रांसक्रिप्शन में अकर बट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन तो होगा लेकिन हमेशा नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी दी है उन्होंने। और फिर असली क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो हो ही नहीं सकते। भाई टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अगर नहीं बाइंड करेगा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली यहाँ नहीं होगी,
इसके बाइंड करने ना करने से भाई रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होने वाला, आरएनए बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जगह पे फर्स्ट आ जाए या थर्ड आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल बेकार है कि मैसेंजर आरएनए बनेगा लेकिन रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। भाई रीडिंग फ्रेम वहाँ बदलता है जहाँ रीडिंग फ्रेम वाले एरिया में कोई पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि डिलीशन या फिर एडिशन। अब बी कह रहा है कि मैसेंजर आरएनए तो बनेगा लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, भैया आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के प्रमोटर ही डिफरेंट होते हैं। अगर वहाँ पे कुछ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जैसे प्रोटीन हैं भी तो उसकी कहानियाँ बिल्कुल अलग तरह की हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये प्रमोटर मैसेंजर आरएनए वाला था जिससे केवल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही आके पहचानेगा, तो ये बात भी गलत है। सी है कि ट्रांसक्रिप्शन में अकर विद रिड्यूस फ्रीक्वेंसी या एफिशिएंसी। भाई हो सकता है कि थोड़े बहुत टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड कर जाए और ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है, सी वाला। डी कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में अकर बट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होगा लेकिन नॉन फंक्शनल। यार जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ही बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज मोस्टली यहाँ के बाइंड नहीं करेगा, तो मोस्टली यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, क्योंकि गोर की जगह रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं किया हम लोगों ने, तो इसलिए ये वाली बात भी गलत है। तो अब इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो परफेक्टली इनकरेक्ट है वो है ए, बी और डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 ए, बी एंड डी। तो आई होप कि ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन वाली कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गई होगी। सीएसआई या नेट और बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में क्रिस्पी और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे निकालना है। जब तक आप सब्जेक्ट को फील नहीं करोगे, मॉलिक्यूल से बातचीत नहीं करोगे और वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, तब तक आप रटते रहोगे और रट्टाफिकेशन के साथ में भाई सेक्शन सी या नेट जैसे एग्जाम क्लियर नहीं होते। अब सवाल यह है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए और ये तैयारी होगी कैसे। आंसर बड़ा सिंपल सा है, आ जाओ iFly के साथ, iFly नेट गेट ज्वाइन करो और यहाँ पर जैसे अभी आपने टीपीपी को समझा, ऐसे ही प्रिसाइज और सिंपल से तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा लो ताकि आप उसे कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सको। करने का तरीका ये है कि भाई आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कीजिए 9013902981 पर। हम लोग आपको कॉल करेंगे, कोर्सेज के डिटेल शेयर करेंगे, फिर आपके कोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करेंगे और फिर आपको कोर्स में एनरोल कर देंगे। साथ में आपको समझाएंगे कि क्लासेस कैसे करनी है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, मतलब पूरे समय तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर सुख दुख के मौके पर, तब तक जब तक कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो जाए या फिर तुम भाग ना जाओ। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हो #iFly NetGate, सिर्फ टाइप करो, एंटर मार दो और तुम्हें सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। फॉलो करो iFly को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जहां तुम्हारा मन करे। चलो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी उंगलियां हिलाओ और व्हाट्सएप का मैसेज टाइप करो। मिलते हैं तुम्हें CSI या नेट और दूसरे एग्जाम की तैयारी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।